एक वो समय भी था जब चेन्नई को मद्रास कहा जाता था और इस शहर में रहने वाले लोग उस समय ऑटो में बैठने से डरते थे क्योंकि मद्रास के सड़कों पर एक अनजाना ऑटो लोगों की मौत बनकर घूम रहा था। ऑटो शंकर एक ऐसा खतरनाक सीरियल किलर जिसकी आपराधिक मनोवृत्ति ने बहुत सारे बेगुनाहों को मौत की घाट उतार दिया। इस दुर्दांत अपराधी के सीरियल किलर बनने की कहानी भी अपराध के गहरे अंधकार भरे रास्ते से गुजरती है। शराब, सेक्स, खून जैसे घिनौने काम करने वाला ऑटो शंकर का असली नाम गौरी शंकर था। आखिर क्या थी गौरी शंकर के ऑटो शंकर बनने की कहानी? कोई मजबूरी थी या फिर किसी तरह की मानसिक समस्या? आज के वीडियो में जानेंगे हम हर एक सच को, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के आखिरी तक हमारा साथ निभाना पड़ेगा। ऑटो शंकर ने अपने अपराध के पूरे समय के दौरान 9 लड़कियों को अपना शिकार बनाया। वो लड़कियों को किडनैप करता था, फिर उनका रेप करता था और उसके बाद उन लड़कियों को अपने दोस्तों में बांट देता था। उसके दोस्त भी उस लड़की के साथ रेप करते थे। जब सभी का मन उस लड़की से भर जाता था तो ऑटो शंकर उस लड़की को जलाकर उसके अवशेष को बंगाल की खाड़ी में फेंक देता था। साल 1955 में तमिलनाडु के बेल्लोरी गांव में गौरी शंकर का जन्म हुआ था। ये वो दौर था जब गांव बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी। उस दौर में लोग गांव से चलकर शहर में आते थे, काम धंधा तलाश करते थे। गौरी शंकर भी इन्हीं लोगों में से एक था। मद्रास आया तो यहाँ के पेरियार नगर में एक कमरा लेकर रहने लगा। उसको फिल्म और पेंटिंग का शौक था। रोजी रोटी चलाने के लिए वो पेंटिंग करने लगा और पेंटिंग करने के दौरान ही उसने ऑटो चलाना भी सीख लिया। ये वो समय था जब मद्रास जैसा शहर भी काफी पिछड़ा हुआ था। तिरुवन्नमयूर, जो कि आज मद्रास का एक पॉश एरिया है, उस समय बहुत ही सुनसान इलाका हुआ करता था। तिरुवन्नमयूर से महाबलीपुरम का क्षेत्र इतना एकांत और शांत इलाका हुआ करता था कि कभी पुलिस भी यहाँ गश्त नहीं करती थी। ये पूरा क्षेत्र मछुआरों का क्षेत्र कहलाता था। ये क्षेत्र शराब का अवैध धंधा करने वालों के लिए एक सुरक्षित जगह हुआ करती थी। ऑटो चलाते चलाते गौरी शंकर शराब का अवैध धंधा भी करने लगा। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसके हर छोटे बड़े फैसले का असर आम इंसान की जिंदगी पर होता है। 80 का दौर भी कुछ ऐसा ही बदलाव का दौर था। तमिलनाडु की तत्कालीन सरकार ने राज्य में शराब को बैन कर दिया था। शराब पर ये बैन एक बार नहीं बल्कि 2 बार लगाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि लीगल तौर पर शराब का काम बंद हो गया, लेकिन अवैध रूप से शराब का धंधा करने वालों की चांदी हो गई। शराब की डिमांड बढ़ गई और पुलिस से सेटिंग करके या फिर बचते बचाते काम करने पर पैसे ज्यादा मिलने लगे। इसका फायदा गौरी शंकर ने भी उठाया। तिरुवन्नमयूर के सुनसान इलाके में शराब के अवैध ठेके लगने लगे और गौरी शंकर ऑटो में शराब की सप्लाई करने लगा। उस दौर में गौरी शंकर का नाम इसलिए भी लोग जानने लगे क्योंकि वो उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध शराब की सप्लाई किया करता था और ऐसे सिचुएशन में ऑटो वालों पर उस समय शक भी नहीं होता था। शराब को तो खुद ही बेचा करता था, पैसों की कभी कमी नहीं रही। इसके बाद फिल्मों का शौक भी उसे चढ़ गया, लेकिन इसके साथ साथ एक और शौक ने उसे घेर लिया। वो शौक था औरतों का, जो कल तक ऑटो में केवल शराब की डिलीवरी दिया करता था, अब वो लड़कियां भी सप्लाई करने लगा। इसके बाद धीरे धीरे मद्रास की हाई सोसाइटी में उसकी पहुंच और पकड़ बनने लगी। आगे चलकर ऑटो शंकर ने अपना एक ऐसा गैंग बना लिया जो शराब की अवैध सप्लाई के साथ साथ लड़कियों की भी सप्लाई किया करता था। उसके इस गैंग में उसका अपना भाई मनोज उसका राइट हैंड हुआ करता था। इसके अलावा शिवा और एल्डिन उसके प्रमुख साथी थे। उसके गैंग में लगभग 10 लोग थे। पेरियार नगर में अब इस तरह का अवैध काम बड़े ही संगठित तरीके से चलने लगा। ऑटो शंकर और उसका गैंग पेरियार नगर की झुग्गियों में इस तरह के काम करने लगा। धीरे धीरे शासन प्रशासन भी उसकी इस हरकतों से तंग आने लगा। आगे चलकर इसका ये धंधा इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसकी एक और ब्रांच मद्रास के साउथ एरिया में मौजूद एलबी रोड की एक लॉज में खोल दी गई। इस काम में उसका साथ कुछ पुलिस वाले भी दे रहे थे जो उसके साथ ही मिले हुए थे। इसके बाद गौरी शंकर को वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर और राजनेता भी जानने लगे। इसके पीछे कारण एक ही था कि गौरी शंकर उन लोगों को भी उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग शराब और लड़कियां सप्लाई किया करता था। गौरी शंकर ने मद्रास में अपना काम कुछ इस तरीके से जमा लिया था कि उसे लगने लगा था कि अब वो मद्रास में भी कुछ भी कर सकता है। वो इस शहर को अपने बाप की जागीर समझने लगा। फिल्मों का शौकीन था और फिल्मों के साथ साथ डांस का शौक भी उसको लग गया। उसके साथ ही उसके मन में औरतों और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की भावना भरने लगी। इतना ही नहीं, अब उसके भीतर बलात्कार की प्रवृत्ति
जागने लगी। वो कई खतरनाक अपराधों को अंजाम देने लगा। इसके बाद शंकर की तरक्की का ग्राफ नीचे आने लगा, क्योंकि उसका मन अपराध के लिए तैयार हो गया था। साल 1987 में पुलिस को एक युवा महिला ऑटो शंकर की पहली विक्टिम थी। पुलिस के मुताबिक उस महिला का नाम ललिता शंकर था। ललिता पर शंकर का गुस्सा बरस चुका था, इसलिए वो अपने एक साथी सुधा लाई सूदू के साथ शंकर के अड्डे से भागने निकली। लेकिन उन दोनों का पीछा किया गया और फिर उनको पकड़कर पेरियार नगर लाया गया। पेरियार नगर में उन दोनों की हत्या कर दी गई। फिर उनकी डेड बॉडीज को जला दिया गया और बचे कुचे अवशेष को बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया। इसके बाद ऑटो शंकर का अगला शिकार बने मोहन, गोविंद और संपत। इन तीनों ने एलबी रोड लॉज से कुछ महिलाओं को ले जाने की कोशिश की। इनका झगड़ा ऑटो शंकर और उसकी गैंग से हुआ। इन तीनों की पीट कर हत्या कर दी गई। इनके 12 दिनों की डेड बॉडी को जला दिया गया और फिर उन्हें वहीं दफना भी दिया गया। इसके बाद ऑटो शंकर ने एक रवि नाम के लड़के की भी हत्या की। 24 दिसंबर 1987 को इंदिराजी रामचंद्रन का निधन हो गया। तमिलनाडु की राजनीति में उथल पुथल मच गई। जनवरी 1988 से 1989 के बीच राज्य में राजनीतिक संकट बना रहा। इस दौर में वहाँ पर राज्यपाल का शासन लग रहा है। प्रशासक बदले तो लोगों की उम्मीद भी बढ़ गई। जो शंकर पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। पीड़ित पक्ष शंकर की शिकायत लेकर तत्कालीन राज्यपाल पीसी अलेक्जेंडर के पास पहुंचे। राज्यपाल ने पुलिस महानिरीक्षक को तलब किया और पुलिस महानिरीक्षक जफर अली को एक नई टीम गठित करके किसी भी कीमत पर शंकर को पकड़ने की हिदायत दी गई। पुलिस की टीम में थिरुमलाई जिले का एक पुलिस कांस्टेबल भी था, जो शंकर के काफी करीब था। उसने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो पुलिस की टीम के काफी काम आई। उसी के इंफॉर्मेशन के बेसिस पर शंकर को पकड़ लिया गया। शंकर ने जब पुलिस के घर की तलाशी ली तो हैरान रह गए, क्योंकि साल 1988 में शंकर के घर से 3 लोगों के कंकाल मिले। शंकर के पकड़े जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मीडिया ने इस मामले को काफी पॉजिटिव तरीके से हैंडल किया और मीडिया की तरफ से ही इस गौरी शंकर को एक नया नाम मिला, ऑटो शंकर। शंकर के जुर्म में जो पुलिस वाले शामिल रहे उन सभी को तत्काल सस्पेंड किया गया। शंकर को मद्रास की जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहाँ से वो अगस्त 1990 में भाग गया। उसके भागने के प्लान में जेल विभाग के 3 कर्मचारी भी शामिल थे। जब शंकर को दोबारा पकड़ा गया तो जानकारी सामने आई और इन कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया गया। हालांकि बाद में उसे उड़ीसा के राउरकेला से पकड़ लिया गया। शंकर के भाई मोहन सिल्वा, जेल एम्प्लॉय रहीम खान, कनन बलम को आपराधिक षड्यंत्र रचने के सिलसिले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और शंकर के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू किया गया। अपने ट्रायल के दौरान शंकर ने अपने बचाव में जो बात कही वो काफी हैरान करने वाली थी। उसका कहना था कि उसने जितने भी जुर्म किए उसका कारण फिल्में हैं। फिल्मों में अपराध करने की जो तरीके बताए जाते थे वो उनसे इंस्पायर हो जाता था और फिर उसके मन में भी अपराध करने की इच्छा पैदा होती थी। वो फिल्मों के सीन में इतना खो जाता था कि वो रियलिटी और पिक्चर में फर्क ही नहीं कर पाता था। हालांकि उस समय के पुलिस अधिकारी ने भी इस बात को एडमिट किया ये कि मानसिक समस्या है ये, जिसमें इंसान वर्चुअल और रियल वर्ल्ड के बीच का डिफरेंस भूल जाता है। लेकिन आगे चलकर शंकर ने जो खुलासे किए उसने तो पॉलिटिकल लॉबी में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि शंकर ने कहा कि जितनी भी लड़कियों को उसने मारा है वो सभी राजनेताओं के लिए ही थी। हालांकि उसके इस बयान पर पता नहीं क्यों सिस्टम ने ध्यान नहीं दिया। ना किसी राजनेता का नाम सामने आया, ना किसी राजनेता पर केस चला। मामले को शंकर तक ही सीमित करके उसे सजा देने तक ही रखा गया। शंकर को लता शंकर, सुधा, मोहन, गोविंद, संपत समेत कुल 6 लोगों की हत्या के लिए दोषी माना गया। इसके बाद शंकर, शिवा और एल्डिन को मृत्यु दंड दिया गया। बाकी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 27 अप्रैल 1995 को तालीम सेंट्रल जेल में शंकर को फांसी दे दी गई। तो ये थी साइको किलर ऑटो शंकर की कहानी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।